हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने इस चैनल पे एक गवर्नमेंट स्कीम के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, MGCS फॉर MSME। तो ये बेसिकली MSME सेगमेंट के लिए है जिसमें आपके स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन सबको कैटर किया गया है। जबकि इससे पहले वाली स्कीम जो जो कि CGST वाली स्कीम थी, उसमें आपके सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के जो बिजनेस ओनर थे उनको ही कैटर किया गया था। बट इस स्कीम के अंतर्गत आपके जो मीडियम इंटरप्राइजेस वाले बिजनेस ओनर्स हैं उनको भी कैटर किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अप टू 100 करोड़ तक की जो गारंटी है उसमें गवर्नमेंट आपको बिजनेस ओनर्स को 100 करोड़ तक के लोन की बैक बाय गारंटी देगी। तो चलिए इस स्कीम के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से बिजनेसेस को कैटर किया जाएगा, किन के लिए स्कीम है, क्या इसके स्कीम के कमर्शियल्स होंगे, किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसको दिया जाएगा, और इस जो स्कीम है इसके की फीचर्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्कीम क्या है। स्कीम है बेसिकली आपकी 100 करोड़ की, जिसमें गवर्नमेंट जो है आपको एक गारंटी देगी। गवर्नमेंट आपके एक तरह से गारंटर के रूप में आपके इस लोन के लिए प्रेजेंट रहेगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि द स्कीम एम्स टू स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरर सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अ, मजबूती देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। और इस स्कीम में बेसिकली क्या होगा, जो फाइनेंसिंग होगी वो मशीनरी एंड इक्विपमेंट जो परचेजेस होते हैं, उन मशीन एंड इक्विपमेंट परचेजेस को सपोर्ट करने के लिए जो लोन की रिक्वायरमेंट होगी, उन लोन के को कोलेटरल फ्री किया जाएगा। और उसमें जो गारंटी होगी वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से अप टू 100 करोड़ के लोन तक के पर बोरोवर जो है वो गारंटी देगी। तो चलिए इसका की फीचर को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। की फीचर में क्या है, तो जैसे मैंने अभी बोला कि लोन अमाउंट को कवर किया जाएगा अप टू 100 करोड़ का पर बोरोवर। कि मतलब जैसे भी कोई आपको एक मशीन खरीदनी है किसी मैन्युफैक्चरर को जिसकी कीमत जो है 100 करोड़ की है, तो उस 100 करोड़ को खरीदने के लिए उसको कोई भी कोलेटरल नहीं दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन रहेगा और गवर्नमेंट इसको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी उस परचेज के बिहाफ पे। उस बोरोवर या उस मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे उस मशीन को परचेज करके उसको दिया जा सकेगा, और वारंटी जो है उसमें गवर्नमेंट की रहेगी। तो गारंटी कवरेज का कितना परसेंटेज है, 60% ऑफ द लोन अमाउंट कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने मान लो 100 करोड़ का कोई मशीन लिया है तो उसका 60% तक ही गवर्नमेंट आपके जो अमाउंट है उसकी गारंटी या उसके गारंटी को कवर करेगी। 40% की जो गारंटी है वो बोरोवर की रहेगी। देन इसमें क्या है, पर्पज ऑफ लोन। इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है पर्पज ऑफ लोन क्या होगा। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीनरी होती हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए ही इस लोन को दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम जो है 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग है, जो फंड्स हैं उसका यूटिलाइजेशन जो है वो परचेज ऑफ मशीनरी या इक्विपमेंट होगा। और मिनिमम 75% ऑफ द कॉस्ट जो है वो उसको फंड किया जा सकेगा इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं कोलेट्रल के बारे में। तो नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई भी बोरोवर को सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड टाइप की जो सिक्योर्ड कोलेट्रल होते हैं, जैसे कभी आप देखेंगे कोई भी गवर्नमेंट से लोन लेने जाते हैं तो वो आपकी या तो स्टॉक को मॉर्गेज कर लेते हैं, या फिर आपको रिसीवेबल्स होते हैं उनको मॉर्गेज कर लेते हैं, या फिर वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेते हैं, या मशीन या इक्विपमेंट या मशीन को मॉर्गेज करके तब आपको लोन देते हैं। तो ये लोन जो रहने वाला है ये एकदम कोलेट्रल फ्री लोन रहने वाला है। और इसमें 60% तक की जो गारंटी है वो गवर्नमेंट आपको उनके बिहाफ पे देने वाली है। रीपेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे इसके, तो ये टोटल जो रीपेमेंट रहेगा उस लोन टेन्योर का वो 8 साल के लिए रहेगा, जिसमें 2 साल का आपको मोनेटोरियम पीरियड भी मिलेगा। मोनेटोरियम पीरियड बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपको इंटरेस्ट सिर्फ बियर करना पड़ता है या इंटरेस्ट फ्री रहता है उस पीरियड में, और आपको ये यहाँ पे प्रिंसिपल पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो ये आपका 2 साल का मोरेटोरियम पीरियड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। अब इसमें जो एनुअल गारंटी फी है, जो गवर्नमेंट जो 60% की गारंटी आपको कवर कर रही है उसमें गवर्नमेंट को भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो ये जो बेनिफिट है ये एनुअल गारंटी फी है 1% ऑफ द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग, एंड इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर आपका ये टोटल फ्री रहेगा, और सेकेंड ईयर से आपका ये 1% ऑफ द टोटल लोन आउटस्टैंडिंग का चार्ज लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं कि मान लो आपने इसमें कोई 50 करोड़ की कोई मशीनरी खरीदी,
50 करोड़ की मशीनरी पे फर्स्ट ईयर आपका कोई भी चार्ज नहीं लगा, लेकिन सेकेंड ईयर में अगर मान लो आपका ये 40 करोड़ का आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, तो 40 करोड़ पे 1% अप्रोक्स 40 लाख रुपीज जो है आपका इसमें जो है एनुअल गारंटी फीस लगेगी। अब ये स्कीम की वैलिडिटी क्या है? स्कीम की जो वैलिडिटी है वो नेक्स्ट 4 ईयर्स तक रहने वाली है, अनटिल आपकी जो गारंटी है वो 7 लाख करोड़ तक। जो इसका कोटेशन है, जो बजट है इस गारंटी स्कीम का, अगर 7 लाख करोड़ तक ये क्रॉस कर जाता है विद इन 4 ईयर्स में, तो ये स्कीम बंद हो जाएगी। अदरवाइज ये 4 साल तक ये वैलिड रहेगी स्कीम। 4 साल तक के दौरान आप किसी भी टाइम इसमें अप टू 100 करोड़ का लोन बोरो कर सकते हैं फॉर योर मशीनरी एंड इक्विपमेंट परचेज, एंड इट विल बी कवर्ड 60% बाय द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए इसमें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन ऐसे बंदे हैं, या मैन्युफैक्चरिंग है, या जो बिजनेस ओनर्स हैं, या एमएसएमई सेगमेंट के जो खिलाड़ी हैं, वो कौन कौन जो है इसमें एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि जो भी बिजनेस ओनर है, जो भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, दे शुड हैव ए वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर द एमएसएमई कैटेगरी। तो जो हमारी एमएसएमई की कैटेगरी है, जिसमें हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ये जो कैटेगराइज करते हैं, उसके अंदर उनका एमएसएमई रजिस्टर्ड होना चाहिए। देन आ जाते हैं किस टाइप के बिजनेस को इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें प्योरली कहा गया है कि मेनली इसमें जो है बिजनेस यूनिट्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको इस स्कीम के अंदर लाया जाएगा। और उनको ये बेसिकली आपकी जो मशीनरी रिक्वायरमेंट होती हैं, उन मशीनरी रिक्वायरमेंट के लिए ही ये फंड्स दिया जाएगा। लोन यूटिलाइजेशन का इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि लोन यूटिलाइजेशन है एटलीस्ट 75% ऑफ द लोन मस्ट बी स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स। जो मशीनरी यूनिट्स होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, उसमें मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसके ऊपर ही आपका 75% का यूटिलाइजेशन से कम नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने 100 करोड़ का लोन लिया, तो उसमें एटलीस्ट आपका 75% अप्रोक्स 70 करोड़ जो है, 75 करोड़ जो है, वो आपका मशीन एंड इक्विपमेंट में ही होना चाहिए। रिमेनिंग जो 25 करोड़ रह गया, उसको आप अपने रॉ मटेरियल परचेज ये में, या फिर आपकी वर्किंग कैपिटल में, या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल यूजेस में खर्च नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है, प्रोजेक्ट साइज। अब जो टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, दैट कैन नॉट बी एक्सीड 100 करोड़, बट ओनली 100 करोड़ विल बी कवर्ड अंडर दिस द गारंटी स्कीम। 100 करोड़ तक के लोन को ही इस स्कीम के अंदर कवर किया जा सकता है। अगर आपका जो मशीनरी कॉस्ट है वो 110 करोड़ रुपए है, तो वो आपके इस प्लान के अंदर सम्मिलित नहीं होगी, इसको कवर नहीं किया जा पाएगा। एंड इसमें जो रिमेनिंग है, मे बी बैंक टू बैंक इस पे कॉल हो सकता है कि 100 करोड़ हम इस स्कीम में लगा लेते हैं, इस स्कीम के अंदर फंड कर देते हैं, रेस्ट रिमेनिंग 10 करोड़ जो है वो कस्टमर अपने ओन फंड से कर पाए। तो दैट विल बी इंटरनल कॉल बाय द बैंक्स। सो नेक्स्ट है इसमें फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ में एमएसएमई शुड नॉट हैव ए डिफॉल्टेड इन एग्जिस्टिंग लोन। तो इसमें बहुत ही क्लियरली क्या है कि जो कस्टमर है, जो भी बोरोवर इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहता है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए। वो किसी एग्जिस्टिंग लोन्स में उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए। डिफॉल्ट से मतलब बेसिकली क्या होता है कि उनका जो डीपीडी है वो आपका 90 प्लस नहीं गया हो। सो 90 प्लस डीपीडी वाले केसेस इसमें हम फंड नहीं कर पाएंगे, जिनको सब स्टैंडर्ड या एनपी डिक्लेयर कर दिया है किसी एग्जिस्टिंग लेंडर ने। तो चलिए ये तो बेसिकली अपने क्राइटेरिया था, जिसमें हमें एमएसएमई चाहिए, बोरोवर मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, फंड्स का यूटिलाइजेशन 70% मशीनरी परचेज के लिए होना चाहिए, और प्रोजेक्ट का साइज जो है 100 करोड़ के लिमिट में होना चाहिए, और कहीं लोन में किसी में डिफॉल्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये इसके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। आगे चलते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, किन किन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम इस लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रोसेस में हमारी रिक्वायरमेंट बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होने वाली है। तो बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबसे पहले जैसे बताया गया कि एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन हमें क्यों चाहिए? क्योंकि ये प्रूफ है आपको कि आप या तो मैन्युफैक्चर माइक्रो और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका माइक्रो में हुआ है, ये स्मॉल में हुआ है, ये मीडियम इंटरप्राइजेस है। ये इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि आप एमएसएमई में कहाँ फॉल करते हैं, किस कैटेगरी में आपको रखा गया है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के दौरान।
देन आपका चाहिए इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे हम वेरीफाई कर पाते हैं कि जो आपका टैक्स कंप्लाइंसेस हैं, आप रेगुलरली जीएसटी फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ITR 3B, ITR 3B, GSTR 1, आपकी कंप्लाइंसेस सारे मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये इसमें आपको वेरीफाई करने को मिलेगा। देन इसमें आपका डॉक्यूमेंट आता है पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ बिजनेस ओनर्स। जो भी आपकी फर्म है, चाहे वो प्रोपराइटर है, पार्टनर है या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसके आपके जो बोरोवर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उनके पैन कार्ड और कंपनी के पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। देन आपका कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप फॉर बिजनेस प्रूफ। देन आपका बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होता है, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी कंपनी है तो ऑथराइज के आपका जो फर्म है वो उस लोन लेने के लिए ऑथराइज्ड है। और एग्जिस्टिंग लोन्स की डिटेल जो कि सिबिल में रिपोर्ट की गई है, टू चेक द क्रेडिट वर्थनेस, कि आपका जो पिछले रिपेमेंट बिहेवियर है वो कैसा है, कहीं आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपके एग्जिस्टिंग सैंक्शन लेटर या आपके सिबिल रिपोर्ट की इसमें डिमांड की जाती है। तो ये तो हो गए आपके डॉक्यूमेंट जिसमें हम बिजनेस और पर्सनल डॉक्यूमेंट हमने कलेक्ट कर लिए। अब बात करते हैं हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, कि जो ये स्कीम है, इस स्कीम को लेने के लिए हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट फॉर लास्ट 12 मंथ्स। जो लास्ट 12 मंथ्स है उसमें हमारा बैंक स्टेटमेंट में क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं और क्या हमारा कैश फ्लो है, इनफ्लो कितना हुआ है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कितनी आई है, कितनी हमने पेमेंट करी है, कितनी हमें वेंडर से या क्रेडिट डेटर से हमारे को पेमेंट आई है। वो सारे कैश फ्लो को यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट से एनालिसिस करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। देन आपका है इनकम टैक्स रिटर्न्स। जो आपके लास्ट 2-3 ईयर्स में आपने आईटीआर भरी है, वो आईटीआर की हिस्ट्री हमें चाहिए होगी, जो बैंक को चाहिए होगी, जिसमें हम फाइनेंशियल हिस्ट्री को चेक करेंगे कि आप कितने की आईटीआर भर रहे हैं, क्या टैक्स पे कर रहे हैं, वो रेगुलरली मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कंप्लाइंसेस मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करेंगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें लास्ट 2-3 ईयर्स के ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई योर बिजनेस परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका कैश इनफ्लो वर्सेस कैश आउटफ्लो का क्या रेशियो है, क्या आप उस बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पा रहे हैं, आपका बिजनेस का जो कैश रिच है या नहीं है, या आपका लिक्विडिटी रेशो क्या है, या आपकी लोन लायबिलिटी क्या है, आपकी लिवरेज क्या है, आपका इंटरेस्ट कवरेज सर्विस रेशो क्या है, आपका करंट रेशो क्या है, डेटर क्रेडिटर रेशो क्या है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके ऑडिटेड बैलेंस शीट और पीएनएल को देख के ही फाइनेंशियल या बैंकर जो है उसको पता करते हैं। तो आपके ये 2 साल 3 साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड पीएनएल भी चाहिए होते हैं इसमें। देन बात कर लेते हैं कि हमने आपके बिजनेस रिलेटेड केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ले लिए। अब रिमेनिंग जो रह गया वो है आपकी प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जिस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करने के लिए जो मशीनरी आप यू लेने वाले हैं, जिसकी कॉस्ट बिटवीन द 100 करोड़ या अप्रोक्स करोड़ में होने वाली है, वो क्या ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने के लिए आपको मशीनरी या उस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्ट की डिटेल देनी पड़ेगी कि क्या प्रोजेक्ट है। बिजनेस प्लान इसमें आपको बताना पड़ेगा कि या उस बिजनेस का क्या प्लान होने वाला है, कि आप कोई मिल स्टार्ट करने वाले हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा बिजनेस लाइन क्या है, आउटलाइन मशीनरी इन्वेस्टमेंट क्या लगने वाली है, ग्रोथ की प्रोजेक्शन देनी पड़ेगी कि जी हमारा फर्स्ट ईयर में ये ग्रोथ रहेगा, सेकेंड ईयर में हम इसको स्टैब्लिश कर लेंगे तो ये ग्रोथ रहेगा, थर्ड ईयर में हम ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर लेंगे, और फोर्थ ईयर में ये हमारी परफॉर्मेंस होगी। तो ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। आपको एक बेसिकली पीपीटी प्रेजेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको बिजनेस का पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि हमने ये बिजनेस किया है, का प्लान किया है, इसके लिए मुझे ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है या ये मशीन खरीदनी है, इस मशीन के आने से मुझे जो टर्नओवर है या सेल्स है उसमें ये ग्रोथ होगी, इतनी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और ये मेरा लास्ट 4 to 5 ईयर का परफॉर्मेंस रहा है, और ये मैं इस मशीन के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लूंगा। तो ये हमारा परफॉर्मेंस को ड्राइव करेगा और इससे हमारे को प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ से मिलेंगी। देन इसके बाद आता है कि हम इसमें फॉर सेकेंड यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, नोटिफिकेशन। ओके। देन हमें इसमें मशीनरी की डिटेल देनी है, जिसके लिए हम लोन लेने जा रहे हैं, उस मशीनरी का कोटेशन हमें प्रेजेंट करना है, परफॉर्मा इनवॉइस, कि जो हम मशीनरी परचेज करने वाले हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उस पर हमें कितना परसेंट लोन मिलेगा, वो चीज़ है। प्रूफ ऑफ मशीनरी कॉस्ट जो हमें परफॉर्मेंस इन्वॉइसेस है वहाँ से मिल जाएगा। देन सप्लायर डिटेल, हम किससे वो मशीनरी खरीदने वाले हैं, कौन सी कंपनी है, या फिर इंपोर्ट करने वाले हैं कहीं से, या इंडिया में बन रही है तो इंडिया में कौन बेच रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसमें क्या परफॉर्मेंस है, क्या वारंटी है, क्या गारंटी है।
ये सारी डिटेल हमें मशीनरी की रिलेटेड देनी पड़ेगी क्योंकि इसी को हम फंड करने जा रहे हैं। देन हमारा एक्सपेक्टेड आरओआई एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन, जैसे हमने अभी बताया कि बिजनेस प्रोजेक्शन हमें बताना है कि हमारा उस मशीनरी लगाने के बाद क्या कैश फ्लो प्रोजेक्शन रहेगा, क्या उसमें ग्रोथ आएगी और उस ग्रोथ से हमारी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी में क्या फर्क आएगा, क्या हमारी लोन रिपेमेंट कैपेसिटी रहेगी, उस चीज को यहाँ से हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गई हमारी डिटेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे लोन एप्लीकेशन के दौरान। तो लोन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपको चूज करना पड़ेगा लेंडर्स को, कि आपको पर्टिकुलरली किस लेंडर के यहाँ पे अप्लाई करना है। आप लेंडर में बेसिकली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं आप उनके पास जा सकते हैं, या फिर एनबीएफसीज जो आपने देखा होगा अराउंड 9300 एनबीएफसीज हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उसमें से कौन सी एनबीएफसीज फंड को कर रही हैं आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देन जब भी आप अप्लाई करें तो आप कंफर्म कर लिए कि उनकी एलिजिबिलिटी बिफोर आप उस चीज़ में अप्लाई करें कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी बन रही है। बिकॉज आप अगर एलिजिबल ही नहीं है और अप्लाई कर देते तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही उसमें वेस्ट होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है प्रिपेयर फॉर योर लोन एप्लीकेशन। गैदर ऑल द बिजनेस फाइनेंशियल्स एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिस्टेड अबव। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपके बिजनेस रिलेटेड में आपके फर्म के केवाईसी, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्नैपशॉट या फिर प्रोजेक्शंस हैं या फिर आपका जो पीपीटी रहने वाली है इसको प्रोजेक्शन को, वो आपको प्रिपेयर करके रखना है, गैदर करके रखना है। देन ए ड्राफ्ट प्रोजेक्ट डिटेल रिपोर्ट, जैसे इसमें बताया प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी है जिसमें शो करना है कि हाउ द लोन विल बी यूज फॉर मशीनरी पर्पजेज, किस लोन जो है यूटिलाइजेशन होगा मशीनरी पर्पजेज से और उससे क्या बिजनेस को बेनिफिट होने वाला है और उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है और वो लोन को रीपे करने में कितना हेल्पफुल रहने वाला है। देन आप अपने लोन की एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए, सबमिट द लोन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो हमने अभी ऊपर बताया। इंश्योर ऑल डिटेल्स आर एक्यूरेट टू अवॉइड रिजेक्शन एंड डिले। आप उसमें कोई भी चीज़ को हाइड ना कीजिए, उसमें जो भी आपकी एक्यूरेट है आप बैंकर से डिस्कस कीजिए। अगर कहीं पे कोई कमी है या कोई डिफिकल्टी है तो बैंकर से डिस्कस करके उसका वे आउट लेके ही उसको करिए। कहीं पे इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या लाई इन्फॉर्मेशन ना दीजिए ताकि आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। देन फोर्थ स्टेप में आपको क्या है, लोन की प्रोसेसिंग एंड ड्यू डिलिजेंस के बारे में बताता हूँ कि लोन जो जब आपकी लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो बैंक विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल हिस्ट्री एंड बिजनेस वायबिलिटी। बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसको वेरीफाई करेगा कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसमें किसी तरह का मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है, जो फाइनेंशियल आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं या फाइनेंशियल हिस्ट्री है उसमें किसी तरह की मैनिपुलेशन तो नहीं है, वो एक्चुअली एक्यूरेट है और सही है। देन आपके बिजनेस की वायबिलिटी को चेक किया जाएगा कि बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोटेंशियल है, मार्केट उस कंडीशन में कैसे बिहेव कर रही है, उस मशीनरी के इन्वॉल्वमेंट से आपके बिजनेस वायबिलिटी में क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारा बैंकर एनालिसिस करेगा। देन एक डिटेल साइट विजिट होगी जिसे हम पर्सनल डिस्कशन या पीडी बोलते हैं या बिजनेस विजिट बोलते हैं, वो होगी जहाँ पे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पे विजिट किया जाएगा, बिजनेस प्रेमिसेस पे विजिट किया जाएगा और देखा जाएगा कि इस बिजनेस में क्या वायबिलिटी है, कितना पोटेंशियल है और हमारे लोन रिपेमेंट करने की क्या इसमें पॉसिबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है लोन रिपेमेंट की, क्या प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करेगा ये बिजनेस जो हमारा लोन जो है सही से भर पाएगा। इसके अलावा बैंकर जो है लेंडर विल चेक द इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। सो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है कि जो आप बिजनेस एसेट्स हैं उसमें किसी तरह का कोई किसी का क्लेम तो नहीं है, किसी एग्जिस्टिंग जो लेंडर हैं उसने उन पे चार्ज तो क्रिएट नहीं कर रखा है, कहीं कोई दावेदारी तो नहीं है, किसी का डिस्प्यूट तो नहीं है उस बिजनेस में या उन मशीनरी इक्विपमेंट से जो उस बिजनेस प्रीमिसेस में यूज हो रहे हैं, तो ये लेंडर ये भी चेक करता है। देन फाइनली आपका लोन एप्लीकेशन सैंक्शन हो जाता है अगर आपकी सारी चीज़ें सही रहती हैं। तो वंस आपका लोन एप्लीकेशन अप्रूव होता है बैंक विल इशू ए सैंक्शन लेटर जिसमें आपका लोन अमाउंट मेंशन होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा, रीपेमेंट कैसे कैसे करना है वो मेंशन होगा और आपकी जो एनुअल गारंटी फी है, जैसे